नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं और जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट है, या बीएससी थर्ड सेमेस्टर में है, या बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में है, चाहे आपका मेजर में जियोग्राफी है चाहे माइनर में है। वैसे बीकॉम में माइनर में जियोग्राफी आप ले सकते हैं। बीएससी में भी आप जियोग्राफी पढ़ सकते हैं, जैसे कि होम साइंस, जियोग्राफी, दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे आप बीए भी कर सकते हैं और बीएससी भी कर सकते हैं। तो किसी में भी आप पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ में यह लेक्चर को करिकुलर वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि को करिकुलर में भी आपको पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। जब आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में होते हैं, चाहे मेजर में चाहे माइनर में, तो जियोग्राफी में आपको पढ़ना होता है इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इन्वायरमेंट को हिंदी में पर्यावरण कहते हैं, तो पर्यावरण से रिलेटेड तमाम प्रकार की चीजों के बारे में अध्ययन करना होता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज होगा ये। दूसरा होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट को हिंदी में आपदा प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो पॉइंट है इसमें वो है क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, और साथ ही साथ में आपदा प्रबंधन के अलावा आपको यहाँ पर और भी चीजों के बारे में पढ़ना होता है, खास करके जैसे आप जो है पर्यावरण के बारे में। तो ये तीन मुद्दे हैं जिन पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस टिका हुआ है, और इन्हीं के बारे में आपको बताने का प्रयास रहेगा। आपको बता दूं कि पेपर का नाम है इन्वायरमेंटल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इकाई संख्या 1 को मैं पढ़ा चुका हूं, जिसमें आपने पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, सब कुछ आपको बारीकी के साथ मैंने आपको बताया था। इकाई संख्या 2 में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार चैप्टर संख्या 1 जो है इकाई संख्या 2 की, उसमें क्या शामिल है। इकाई माने होता है एक इकाई में कई सारे चैप्टर्स होते हैं। वैसे पहली इकाई में 3-4 चैप्टर थे, ऐसे ही दूसरी इकाई में आपके 2 चैप्टर्स हैं। वैसे और भी चैप्टर्स अगर आप चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं विस्तार से पढ़ाता हूं और एक लंबी क्लास के माध्यम से पढ़ाता हूं, तो इसलिए मैंने एक आध दो चैप्टर्स को एक ही दो में कंप्लीट करके समाहित करके पढ़ाता हूं। तो आपको पढ़ना है जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता और उसका संरक्षण कैसे किया जाता है। आप चाहो तो जैव विविधता को अलग पढ़ डालो और उसका संरक्षण को अलग पढ़ डालो, ठीक है। यानी कि जैव विविधता का संरक्षण, ये दो चैप्टर आपके बन सकते हैं, लेकिन मैं एक ही में डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप परेशान बिल्कुल भी ना होइए, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत ही बारीकी के साथ हम चीजों को समझाएंगे और बहुत ही बेटर अंदाज में चीजें आपको बताने का प्रयास रहेगा। तो परेशान होने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जियोग्राफी में आप बीए थर्ड सेमेस्टर में यही चीजें आपको पढ़नी पड़ती है। आइए चर्चा करते हैं। तो आपको पहले चैप्टर में क्या पढ़ना है, बायोडायवर्सिटी के बारे में आपको जानना है एंड इट्स कंजर्वेशन, कि जैव विविधता क्या होती है। जैव माने जीव, विविधता माने कई प्रकार की प्रजातियां। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जीवों की कई प्रजातियां इकट्ठा निवास करती हों, उन्हीं को जैव विविधता वाला क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो जैव विविधता का मतलब क्या होता है, जीवों की विविधता, जिसमें तमाम प्रकार के जीव जो है संख्या में रहते हैं और तमाम प्रकार की वनस्पतियां रहती हैं, ठीक है। तमाम प्रजातियां रहती हैं, इकट्ठा रहती है, उसी को जैव विविधता वाला क्षेत्र कहा जाता है। परिभाषा लिखिए जैव विविधता की, रीडिंग डालिएगा। जैव विविधता की परिभाषा लिखेंगे, जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी से आशय पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी जीवित प्रजातियों, क्या बेटा, सभी जीवित प्रजातियों, जीवित प्रजाति जैसे कि जिसको आप जैविक घटक कहते हैं। आपने पढ़ा होगा पर्यावरण वाले में, मैंने आपको पढ़ाया था कि पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। जैविक घटक जिसमें जीवन होता है, जैसे कि पेड़ पौधे और मनुष्य और जीव जंतु जितने भी हैं, ये सब जैविक घटक में आते हैं जिनमें जीवन होता है। अजैविक घटक वो होता है जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, यानी कि ऐसे घटक जो निर्जीव हैं वो अजैविक घटक होते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो बायोडायवर्सिटी से मतलब होता है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी जीवित प्रजातियों, सभी जीवित प्रजाति, चाहे वो वनस्पतियां हो चाहे वो जीव जंतु हो, जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव यानी कि बैक्टीरिया, पैरामीशियम, जो भी कुछ होते हैं, अमीबा वगैरह सब कुछ, और छोटे छोटे जीव होते हैं, कवक वगैरह, सब कुछ इसमें आ जाते हैं आदि। और उनके पारिस्थितिक तंत्रों की समग्र विविधता। पारिस्थितिक तंत्र मतलब कि जो उनको व्यवस्थित क्रम में बनाए रखते हैं, या जो उनको जीवन के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो उनका जो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसी इकोसिस्टम में जिसमें तमाम प्रकार के पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, कवक सब रहते हैं, और उनके पारिस्थितिक तंत्रों की समग्र विविधता जो होती है, उसी विविधताओं से होता है, जिसमें तमाम प्रकार की प्रजातियां, तमाम प्रकार के जीव जंतु, तमाम प्रकार की वनस्पतियां इकट्ठे रहती हैं।
केवल प्रजातियों की संख्या नहीं बल्कि अनुवांशिक अनुवांशिक भिन्नता यानी कि जेनेटिक वैरायटी तमाम सारी होती है। ठीक है, प्रजातियों की व्यापकता और पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता सभी सम्मिलित होते हैं। कुल मिलाकर के इसमें तमाम प्रकार की अनुवांशिकता वाले पौधे, तमाम प्रकार की प्रजातियां रहती हैं जो अलग अलग अनुवांशिकता से आती हैं, अलग अलग जेनेटिक्स से होती हैं। तो तमाम प्रकार के जीव जंतु, तमाम प्रकार के प्राणी मौजूद होते हैं। ऐसे एरिया को जैव विविधता वाला क्षेत्र कहते हैं। पृथ्वी पर लगभग 3.5 अरब वर्षों से जीवन का क्रमिक विकास हुआ है। एक सिस्टमेटिकल तरीके से डेवलपमेंट हुआ है जीवों का। पहले एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ, फिर धीरे धीरे करके जीवों का विकास होता गया और इसी सिलसिले में मनुष्य का निर्माण हुआ। ऐसे में तमाम प्रकार की प्रजातियां, तमाम प्रकार के जीव अभी भी मौजूद हैं और वो एक प्रकार से अलग अलग जंगलों में, अलग अलग तालाबों में, अलग अलग झीलों में, समुद्रों में, महासागरों में सब जगह विद्यमान है। तो इसको अलग अलग अगर पढ़ेंगे तो आपको उसको इकोसिस्टम कहते हैं और अलग अलग स्थानों पर मिलते हैं तो उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अभी आगे चल करके और क्लियर होगा जब उदाहरण वगैरह मैं समझाऊंगा। इसी लंबी विकास यात्रा ने आज हमें यह अद्भुत जैव संपदा प्रदान की जिसमें तमाम प्रकार की वनस्पतियां, तमाम प्रकार के जीव जंतु हमको प्राप्त होते हैं। रही बात जैव विविधता की, तो जैव विविधता ही पृथ्वी की जीवन रेखा होती है क्योंकि इसी में समस्त जीव विद्यमान होते हैं। यह जलवायु को नियंत्रित करती है, यानी जैव विविधता जो होती है, जीवों की अलग अलग प्रजातियां जो होती हैं, ये जलवायु को कंट्रोल करती हैं। कुछ प्रजातियां वायु को गर्म करती हैं, कुछ प्रजातियां ठंडी करती हैं। तो इस तरीके से जैसे कि आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो नाम की गैस होती है जिससे वातावरण सबसे ज्यादा गर्म होता है, उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कहते हैं। और वातावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित करने वाली गैस है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती बेटा, ये मनुष्य जो है छोड़ता है और पौधे उसको खींच लेते हैं। तो ये दोनों का जो क्रम है, तालमेल है, इसी की वजह से पर्यावरण जो है संतुलित रहता है, बना रहता है। तो जरूरी है पारिस्थितिक तंत्रों की, खास करके जैव विविधता वाले क्षेत्रों की, जहां से तमाम प्रकार की चीजें कम रहे। पोषण चक्र यानी न्यूट्रिएंट जो साइकिल है, न्यूट्रिएंट साइकिल यानी कि जो पोषण चक्र है, खाद्य श्रृंखला है, वो चलती रहती है। जैसे पौधों को यानी वनस्पतियों को मनुष्य खाता है, मनुष्य को कोई और खा लेता है, या मतलब कि मान लेते हैं वनस्पतियों को, मान लेते हैं कि कीड़े मकोड़े खाते हैं जो है घास फूस को, कीड़े मकोड़े को मान लेते हैं मेढक खा लिया, मेढक को कौन खा लिया, सर्प खा लिया। तो ये एक जीवों की प्रजातियां हैं। ठीक है, ये एक प्रकार से क्या है, इसी को मत्स्य न्याय भी कहते हैं। मत्स्य न्याय मतलब कि छोटी मछली को बड़ी मछली खा लेती है, इससे बड़ी मछली को पाप नहीं लगता है। तो ये सिस्टम जो है पहले से ही चलता आ रहा है और आप देखते भी हैं। ठीक है, पोषण चक्र यानी न्यूट्रिएंट साइकिल को बनाए रखती है और पर्यावरणीय संतुलन प्रदान करती है। ये होता है जैव विविधता, जिसमें जीवों की तमाम प्रजातियां रहती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। दूसरा पॉइंट समझे, जैव विविधता के स्तर, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के कई स्तर होते हैं। जैसे जैव विविधता को 3 मुख्य स्तरों पर हम समझ सकते हैं और क्लियर होगा अभी आपको कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। समझे, पहला होता है अनुवांशिकता के स्तर पर। ठीक है, अनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है जिसमें अनुवांशिक ही विभेद होता है। जैसे कि यह एक ही प्रजाति के भीतर जीन की विविधता को दर्शाती है, यानी कि एक प्रजाति है, उस प्रजाति के भीतर अलग अलग प्रकार के जीन होते हैं, उन्हीं जीनों की विविधता को दर्शाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर देखें, जैसे गेहूं की विभिन्न किस्में, तो गेहूं जो है एक प्रजाति है गेहूं, और उस गेहूं की प्रजाति में भी तमाम प्रकार की गेहूं की वैरायटी है, तमाम प्रकार की अनुवांशिक यानी जेनेटिक चीजें हैं उसमें। ठीक है, यानी कई किस्में होती हैं गेहूं की भी। ऐसे मानव में रक्त समूह, अब रक्त समूह प्रत्येक मानव का खून तो खून ही होता है, लेकिन खून में भी आप देखते कई किस्में होती हैं, जैसे कि ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, इस तरीके से चीजें मिलती हैं। ऐसे ही आम की, आम यानी मैंगो की कई प्रजातियां, आप सुल्तानपुर के साइड में अगर जाएंगे कभी, या लखनऊ वाले रोड पर, जब अयोध्या से आप लखनऊ जाने लगे, उस रोड पर सुल्तानपुर या इधर आप साइड में देखेंगे तमाम प्रकार के आम की प्रजातियां रोड पर रख करके लोग बेचते हैं आम। वो बड़ी जबरदस्त सुनहरे कलर के आम होते, कोई लाल कलर का है, कोई सिंदूरहवा कलर का है, कोई कुछ है, कोई मालदा, चौसा, दशहरी, और क्या नाम है, बैरिहवा, पता नहीं कौन कौन से आम होते हैं जिसको देख करके, ठीक है, सफेदा, ऐसे तमाम प्रकार की प्रजातियां होती हैं। तो वो सब एक प्रजातियां हैं, यानी कि एक ही प्रजाति में कई सारी किस्में होती हैं, तो उनको हम कह सकते हैं कि वो जेनेटिक तरीके से भी अलग अलग है, यानी उसमें जीन्स अलग अलग हो सकते हैं, एक ही प्रजाति में कई जीन्स। ठीक है, जैसे प्रजाति की अगर बात करें तो भैंस और गाय एक ही प्रजाति से है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो ऐसे ही चीजें समझे।
तो आनुवंशिक विविधता किसी प्रजाति की अनुकूलन क्षमता और दीर्घकालीन यानी लंबे समय के अस्तित्व सुनिश्चित करती है। यानी जब भी विविधता होती है प्रजातियों में, चूंकि कई प्रकार की प्रजातियां होती है, तो वातावरण से अनुकूलन करने में सक्षम हो पाती है और इस तरीके से वो अपना अस्तित्व बनाए रखती है। लेकिन किसी भी प्रजाति की अगर जेनेटिक्स एक है, एक ही जीन से एक ही किस्म है, तो वो हो सकता है नष्ट हो जाए, हो सकता रह जाए। ठीक है, तो ये होता है पहली जो है इसका जो रूप है जेनेटिक, मैंने बताया। दूसरा है प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता क्या होती है? स्पेसीज या स्पेसाइज डाइवर्सिटी, किसी विशेष क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न प्रजातियों की संख्या और उनकी आपसी प्रचुरता को ही कहा जाता है। उदाहरण के रूप में समझे, भारत में लगभग 1200 पक्षी प्रजातियां हैं, 500 से अधिक स्तनधारी प्रजातियां हैं जिनमें स्तन पाया जाता है। यह स्तर पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता का मुख्य आधार रहा है कि भाई अगर 1200 पक्षी प्रजातियां पाई जाती पक्षियों की, जिनमें से 500 से अधिक स्तनधारी पक्षियां पाई जाती हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर चीजों को देख पा रहे होंगे। क्लियर? आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता। दूसरा है आपका, तीसरा क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता, यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों यानी इकोसिस्टम की जो विविधता है, जैसे कि वन हो गया, ये अपने आप में एक पारिस्थितिक तंत्र है। तो ये भी एक जो है जैव विविधता वाला क्षेत्र है। जैसे जंगल में कई प्रकार की प्रजातियां, कई प्रकार के जीव जंतु आपको मिलेंगे। घास भूमि जो हो गई, घास भूमि को कह सकते हैं जिसमें तब घास के मैदान होते लंबे लंबे, जैसे अफ्रीका में घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है। ऐसे ही आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे अमेरिका में घास के मैदानों को प्रेरी घास का मैदान कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से तमाम प्रकार के घास के मैदान होते हैं। ऐसे ही रेगिस्तान, जैसे सहारा रेगिस्तान हो गया, जैसे कि अपना यहाँ पर राजस्थान का रेगिस्तान हो गया, ये सब रेगिस्तान है। यहाँ पर भी कई अच्छी अच्छी प्रजातियां पाई जाती, चाहे पौधों की बात करें और चाहे जीव जंतुओं की बात करें। आर्द्र भूमि माने क्या होता है? सूखी भूमि, जो इसको आप आर्द्र भूमि कह सकते हैं, वेटलैंड जो क्षेत्र होता है, तो आर्द्र भूमि। ठीक है, इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र जो होता है वो भी, जैसे पर्वत के इलाकों में, तो इन सभी पर अपनी अपनी वनस्पतियां होती, तो इनका अलग अलग जो है एक जैव विविधता वाले क्षेत्र हो सकते हैं। ठीक है, या आर्द्र भूमि माने जो ऐसी भूमि जिसमें नमी होती है, शुष्क भूमि होती है जो सूखी होती है। ध्यान, आर्द्र माने नमी होना, शुष्क माने सूखी भूमि। ठीक है, उदाहरण के रूप में जैसे समझे, जैसे सुंदरबन का मैग्रोव वनस्पति एक विशेष वनस्पति है। सुंदरबन जो कि गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्रा का जो मैदान बना हुआ है, डेल्टाई क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में और जो है बांग्लादेश के अंतर्गत बना हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, जिसमें मैग्रो नाम की वनस्पतियां पाई जाती हैं। और वह वनस्पतियां जो होती है विशेष प्रकार के जैव विविधता वाले क्षेत्र में होती है और अलग नहीं पाई जाती हैं। ऐसे ही हिमालय का अल्पाइन तंत्र, हिमालय का जो अल्पाइन तंत्र है वहां पर भी, और थार का जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल राजस्थान में रेगिस्तान, तो उसमें भी आपको अलग प्रकार की प्रजातियां दिखेंगी। तो प्रजातियों को हम तीन आधारों पर या तीन तत्वों के आधार पर समझ सकते हैं। एक तो पारिस्थितिक तंत्र की विविधता, इकोसिस्टम में विविधता, एक प्रजाति विविधता, और एक उनकी जो है किस्मों की विविधता, अनुवांशिक विविधता। तो ये तीन मुख्य स्तरों पर हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, हमने आपको तीनों बता दिए। अब आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की यह विविधता ही पृथ्वी पर जीवन को विभिन्न परिस्थितियों में टिकाए रहती है। अगर तमाम प्रकार की विविधता या प्रजातियां ना हो तो इनसे कोई प्रजाति वातावरण को नुकसान पहुंचा सकती है, कोई उसको तालमेल में बैठा सकती है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रजातियां जो होती है अलग अलग काम करती हैं और वातावरण को संतुलित रखती है। अगला हेडिंग डालिएगा वैश्विक परिदृश्य, ग्लोबल सिनेरियो में अगर देखें इसको, वैश्विक परिदृश्य में देखें तो विश्व में अब तक लगभग 1.75 मिलियन प्रजातियां वैज्ञानिक रूप से वर्णित की जा चुकी है। वैज्ञानिकों ने लगभग में 1.75 मिलियन प्रजातियों को ढूंढ लिया है विभिन्न चीजों की, चाहे वो पौधों की हो और चाहे वो मतलब की क्या नाम है जीवों की हो। किंतु अनुमान है कि कुल प्रजातियों की संख्या लगभग 8 से 10 मिलियन से भी अधिक हो सकती है। यानी अनुमानता कहा जा सकता है, वैज्ञानिकों ने इस आधार पर अनुमान लगाया कि 8 से 10 मिलियन से अधिक प्रजातियां पूरे संसार में विद्यमान हो सकती हैं। उष्ण कटिबंध यानी कि ऐसा क्षेत्र जो गर्मी का इलाका है। उष्ण कटिबंध कहां पर होता है? जैसे पृथ्वी ये है, पृथ्वी का जो बीच का इलाका है 0 डिग्री जो अक्षांश है उससे 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री या 30 डिग्री मान सकते हैं। इसी इलाके को जो बीच की पृथ्वी होती है इसी को हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। यहाँ पर बेटा वर्ष भर गर्मी पड़ती है, इसी वजह से झमाझम बारिश होती है।
इसलिए जितनी भी चाहे जनसंख्या की बात करें और चाहे किसी भी चीज की बात करें, दुनिया की सभी जनसंख्याएं या सघन जो आबादी रही है, चाहे मनुष्यों की हो, चाहे प्रजातियों, चाहे पेड़ पौधों की हो, सब इसी एरिया में आपको देखने को मिलेगी। इसी एरिया में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा मरुस्थल मतलब की वो वनस्पतियां आपको मिलेंगी। इसी एरिया में सबसे अधिक मात्रा में आपको सब कुछ मिलने वाला, मनुष्यों की जनसंख्या भी इसी एरिया में आपको अधिक मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ तापमान भी ठीक ठाक रहता है। और ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जिसको ट्रॉपिकल रीजन्स कहते हैं, जैव विविधता के सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर तापमान भी बराबर हमेशा रहता है। सूर्य भगवान यहाँ पर हमेशा लंबवत चमकते हैं, तापमान भी खूब रहता है, नमी खूब रहती है, चूंकि यहाँ पर बारिश भी खूब झमाझम होती है। ठीक है, प्रकाश की परिस्थिति यानी कि यहाँ पर जो सूर्य भगवान का जो किरण होती है वो भी ठीक ठाक रहती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया खूब दबा के होती है और पौधे एकदम हरे भरे रहते हैं। तो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां, इस वजह से इस एरिया में, पृथ्वी का जो बीच का एरिया होता है, यहाँ पर खूब ज्यादा वनस्पतियां पाई जाती हैं। दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में आता है अमेजन का जंगल। अमेजन नाम की एक नदी है, उसकी घाटी में ऐसे जंगलों का विकास है। अमेजन जंगल में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, आप सोच सकते हो, उसी में आप लगता है कि रात है। जंगल के अंदर आप चले, इतना घना जंगल है। तो कहीं ना कहीं पे वो जंगल भी इसी एरिया में ही पड़ता है। ठीक है, उष्ण कटिबंध में ही। जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या होता है, इसको समझें। हॉट स्पॉट माने होता है ऐसा स्थल जहां पर खूब ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हो और कुछ ऐसी प्रजातियां हो जो कि विलुप्त प्राय हो। हॉट स्पॉट ऐसे क्षेत्र है जहां प्रजातियों की अद्भुत विविधता पाई जाती है, बहुत सारी विविधता एक स्थान पर रहती हो, और जहां विलुप्ति का खतरा भी अत्यधिक हो, यानी कि वो प्रजातियां नष्ट के कगार पर हो, कि वो प्रजातियां कभी भी नष्ट हो सकती है। और कई वैरायटी में वहां पर जो है वनस्पतियां, कई वैरायटी में आपकी वो क्या नाम है, जीव जंतु रहते हैं, लेकिन लेकिन वो एक प्रकार से नष्ट हो जाती है, या कुछ ऐसी चीज हो जाती है जिससे एक प्रकार से उनको खतरा महसूस होता रहता है। ऐसा क्षेत्र जहां पर तमाम प्रजातियां रहती हैं और उनको हमेशा मतलब वो लुप्त प्राय हो जाएंगी, कब नष्ट हो जाएंगी कुछ पता नहीं है, उन्हीं को बचाने के लिए हम लोग तमाम प्रकार के रिजर्व वगैरह स्थापित करते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, विश्व के लगभग 34 से अधिक जैव विविधता हॉटस्पॉट में भारत के 4 प्रमुख हॉटस्पॉट्स अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां पर प्रजातियां खूब दबा के पाई जाती हैं और कुछ प्रजातियां वहां पर खतरे में भी हैं। इसलिए वहां पर रिजर्व घोषित किया जाता है तमाम क्षेत्रों को। जैसे कि भारत में अगर देखें तो हिमालय का जो पर्वत एरिया है, खास करके जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक का एरिया, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक का जो एरिया आपको दिखेगा, इसमें हॉट स्पॉट क्षेत्र है। इसमें जीवों की कई विविधता पाई जाती है, कई प्रजातियां पाई जाती हैं, बहुत ज्यादा प्रजातियां हैं। ठीक है, लेकिन उन प्रजातियों में से बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त प्राय प्रजातियां, जो खतरे में है, जिनका विलुप्त हो जाना निश्चित है, तो उन्हीं के लिए एक प्रकार से सरकार के द्वारा काम किया था, ताकि जो है उनको बचाया जा सके। ठीक है, जैसे टाइगर खत्म होने के लिए सोच रहे थे, टाइगर कम हो रहे थे संख्या, तो टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया तमाम सारे। ऐसे ही इंडो बर्मा, इंडो बर्मा यानी कि पूर्वोत्तर भारत जो आपका आता है पूरा, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, यहाँ पर भी जो है जीवों की विविधता खूब पाई जाती है, तो ये भी हॉट स्पॉट क्षेत्र में आता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरा हॉट स्पॉट क्षेत्र में कौन सा आता है, तीसरा है सुंदरबन का मैंग्रोव वनस्पति, यानी मैंग्रोव का जो क्षेत्र है, सुंदरबन का जो डेल्टा है पश्चिम बंगाल में, वहां पर आप देखेंगे बेसिकली सुंदरबन का जो डेल्टा है पूरा, वो भी रक्त तप्त स्थल में आता है। इसके अलावा पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। वेस्टर्न घाट, जैसे घाट क्या होता है ये देखिए, आपका होता है पश्चिमी घाट, आपका क्या पड़ेगा बेटा, पश्चिमी घाट ये पड़ेगा आपका, पश्चिमी घाट, सॉरी पूर्वी घाट ये पड़ेगा और पश्चिमी घाट ये पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपका केरल पड़ेगा, कर्नाटक पड़ेगा और महाराष्ट्र पड़ेगा, इसी पर पड़ेगा पूरा। ये वाला एरिया जो है, यहाँ पर भी जो है क्या है, यहाँ पर भी रक्त तप्त स्थल है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि मैं अगर आपको नक्शे के माध्यम से बता करके समझाऊं, रक्त तप्त स्थल कहाँ पर है आपका, जैसे देखिए आपका, देखिए भारत है, हिमालय का वह क्षेत्र पूरा, ये हिमालय का क्षेत्र हो गया, पूर्वोत्तर भारत में ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो हो गया, ये रक्त तत्व स्थल है। ये पूर्वी भारत मतलब कि जो आपका पश्चिमी घाट है, ये पूरा का पूरा आपका आ जाएगा। ठीक है, ये पश्चिमी घाट पूरा आ जाएगा। इसके साथ ही साथ में आपका कौन सा पूरा आ जाएगा, सुंदरबन का जो पश्चिम बंगाल का जो डेल्टा वाला एरिया है, ये वाला। ठीक है, ये 4 एरिया जो है आपके वो मतलब कि रक्त तत्व स्थल में आते हैं बेसिकली। ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, ये वाला पूरा एरिया हो गया, ये हॉट स्पॉट क्षेत्र है। ठीक है, ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, ये वाला एरिया आपका होगा, ये वाला, और साथ ही साथ में जो ये वाला एरिया आपका बच रहा है बाबू, ये वाला एरिया, ये पश्चिम बंगाल वाला, ये भी एरिया। ठीक है, तो ये 4 एरिया भारत में ऐसे हैं जो कि क्या होते हैं, यहीं पर बहुत ज्यादा वनस्पतियां पाई जाती है, और यहाँ पर कुछ ऐसी वनस्पतियां जो कि विलुप्त प्राय होने के कगार पर है। तो इनके लिए कंजर्वेशन होना बहुत जरूरी, इनको संरक्षित करने के लिए तमाम सारे काम किए जाते हैं।
विश्व स्तर पर अमेजन वर्षा वन, अमेजन बेसिन जो मैंने आपको बताया था, साउथ अमेरिका में आप देखते हैं अमेजन के जंगल हैं, बड़े जंगल है, घने जंगल है वहां पर। कांगो बेसिन, कांगो नदी के इलाके। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया, पापुआ न्यू गिनी जो पूरा क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका का, जैसे क्षेत्र भी अति समृद्ध जैव विविधता वाले उदाहरण है विश्व स्तर पर अगर देखें तो। ठीक है, भारत में जैव विविधता की अगर बात की, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया अगर कहां पर आपको देखने को मिलती है, तो सबसे पहली बात है मैग्रो। भारत में मेगा डाइवर्स कंट्री भारत को कहा जाता है। मेगा डाइवर्स मतलब चूंकि यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं, बहुत सारे जीव जंतु निवास करते हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व का केवल 2.4% ही है, परंतु यहाँ विश्व की कुल प्रजातियों का लगभग 7 से 8% भाग पाया जाता है। ठीक है, प्रजातियों में से अगर 100 प्रजातियां हैं पूरे संसार में, तो 7% प्रजातियां भारत से ही मतलब पाई जाती हैं। प्रमुख आंकड़ों की अगर बात की जाए तो पादप प्रजातियां, जैसे कि लगभग में पादप प्रजातियां जिसमें आप देखते हैं कि जो औसत मतलब की वनस्पतियां वगैरह हैं, लगभग में 47,000 वनस्पतियों की खोज हो चुकी भारत में। प्राणी प्रजातियों की बात की जाए तो लगभग 96,000 प्राणियों की खोज हो चुकी है। औषधीय पौधों की बात की तो 15,000 ऐसे पौधे जो जिनमें औषधि जिनसे दवाएं बनाई जा सकती हैं। और पक्षी प्रजातियों में आप देखिए 1200 से अधिक पक्षियों की खोज भी हो चुकी है। इस तरीके से चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो रही है। तो प्रमुख आंकड़े मैंने आपको बता दिए। भारत से संबंधित पादप प्रजातियां 47,000 के आसपास, प्राणी प्रजातियां 96,000 के आसपास, औषधीय पौधे 15,000 से अधिक, पक्षी प्रजातियां 12,000 से अधिक, सॉरी 1200 से अधिक। इस तरीके से तमाम प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, मेगा डाइवर्स कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार की प्रजातियां रहती है, निवास करती हैं। प्रमुख जैव विविधता वाले क्षेत्र जो भारत में है उनकी अगर बात की जाए तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, लेकिन फिर भी समझे। सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहा जाता है और सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का, और मैंग्रोव वनस्पति केवल यहीं पर पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में। तो पहला तो ये भारत का जो जैव विविधता वाला क्षेत्र है ये। दूसरा होगा पश्चिमी घाट, अद्वितीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ पर हमेशा पाए जाते हैं। ऐसे वन आपको और कहीं संसार में देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, प्रवाल भित्तियां और दुर्लभ समुद्री जीव यहाँ पर खूब पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप देखें तमाम प्रकार की प्रवाल भित्तियां पाई, तमाम प्रकार के जो है वनस्पतियां और तमाम प्रकार के जो है जीव जंतु भी, जो समुद्री जीव जंतु पाए जाते हैं यहाँ पर। कच्छकारण खारे दलदली क्षेत्र में विशिष्ट वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती है, कच्छकारण। ठीक है, इसमें पाई जाती है। इसके अलावा हिमालयी क्षेत्र जो है, हिमालय जैसे हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, रंग बिरंगे अल्पाइन पुष्प, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो आपको और कहीं पर नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से ये सब क्षेत्र भारत में जैव विविधता वाले क्षेत्र में जो है कहे जाते हैं। भारत की बात की जाए तो भारत के लोक जीवन यानी कि जो है पब्लिक लाइफ की अगर बात की, लोक जीवन की बात की जाए, संस्कृति की बात करें और अर्थव्यवस्था की बात की जाए, तो इसमें ये जैव विविधता गहराई से रची बसी है। जैसे आयुर्वेदिक चीजों में, आयुर्वेदिक औषधियों को बनाने में वनस्पतियों का प्रयोग होता है, तो तमाम प्रकार के औषधीय पौधे जो खोजे गए हैं उससे आयुर्वेद को बढ़ावा मिला है। पारंपरिक कृषि पद्धतियां भी आप देखते हैं, इनसे आपको सीखने को मिलती हैं। तमाम सारी चीजें आपको इन्हीं क्षेत्रों से मिलती हैं, इन्हीं से वनस्पतियों से मिलती हैं। इसके अलावा पांचवा आपका पॉइंट लिखिएगा, जैव विविधता का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए, जैव विविधता केवल जीवों की गिनती नहीं होती कि भाई इसमें इतने पाए जाते हैं। ये गिनती के साथ साथ हमारे जीवन का आधार है। इसके कई पहलू होते हैं, इससे इन्हीं की वजह से हम लोग जिंदा है मान करके चलो। ठीक है, क्योंकि अगर प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी तो पर्यावरण जो होगा अनुकूल नहीं रहेगा। मनुष्य को पर्यावरण नष्ट कर देगा अगर वनस्पतियां नहीं रहेंगी या फिर जीव जंतु नहीं बचेंगे तो। पारिस्थितिक महत्व, इसका इकोलॉजिकल जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि संतुलन बनाए रखना। सभी प्रजातियां भोजन श्रृंखला यानी फूड चेन से जुड़ी हुई होती है। एक प्रजाति के खत्म होने से पूरा तंत्र बिगड़ सकता है, इसलिए एक प्रजाति दूसरे पर निर्भर, दूसरी तीसरे पर निर्भर, इस तरीके से निर्भरता बनी हुई है। इसलिए जरूरी है कि सभी वनस्पतियां बचें। जलवायु नियंत्रण की अगर बात की जाए यानी कि क्लाइमेट कंट्रोल की अगर बात की जाए, तो जंगल जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, क्योंकि जंगल में कई प्रकार की वनस्पतियां होती हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन को छोड़ती हैं। और मनुष्य क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को लेता है। तो ऑक्सीजन हमको कैसे मिलते हैं, इन्हीं वनस्पतियों से मिलते हैं। इसलिए जरूरी है हमारे लिए वनस्पतियां। बारिश को संतुलित करते हैं, बारिश जो होती है अगर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ज्यादा हो जाएगी तो बारिश भी हो सकती है ज्यादा, वातावरण गर्म रहेगा तो तमाम सारी चीजें हो सकती है इससे। ठीक है, तो इसलिए इन सभी को कंट्रोल करने के लिए चीजें करी जाती है। मृदा उर्वरता की अगर बात की जाए तो जीवाणु और कीट मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। मृदा उर्वरता भी बनी रहती है इससे, क्योंकि तमाम सारे जीवाणु हैं, कीट हैं, वो मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस।
भोजन की अगर बात की है तो जैसे अनाज, फल, सब्जियां, मछली, मांस सब जैव विविधता से ही आते हैं, क्योंकि ये तमाम प्रकार की प्रजातियां जो हैं, गेहूं, चावल, मक्का, ये सब जो हैं सब्जियां, मांस, मछली, ये सब प्रजातियों से ही तो आते हैं। तो इसलिए आर्थिक महत्व भी इसका है। औषधीय महत्व भी है, खास करके लगभग 70% से अधिक जो आधुनिक दवाइयां बनती है पौधों से ही बनाई जाती हैं। इसके अलावा लकड़ी, ईंधन, रेशे, खास करके घर, कपड़े और ऊर्जा बनाने में जैव विविधता की भूमिका रही है। चाहे घर बनाना हुआ, ईंधन का काम हुआ, फाइबर्स का काम हो, तो यही सबसे हमको मिलता है। अगला है आपका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। देखिए, भारत के त्योहार जो है, परंपराएं हैं, पूजा पाठ सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं। गंगा नदी की बात की तो उनकी उसकी पूजा होती है, वहां पर तमाम जीव जंतु पाए जाते हैं। पीपल की पूजा होती है, तुलसी की पूजा होती है। ये सभी चीजें धार्मिक आस्था का हिस्सा है, तो ऐसे में इनको बचा करके रखना हमारी जिम्मेदारी ही है। जैव विविधता को खतरे मतलब कि जो खतरा है वो कैसे खतरा है, इसका जो कंजर्वेशन किया जाए, इसका संरक्षण किया जाए, वो किन आधारों पर किया जाए, वही चीज सब चीजें आपको यहाँ पर जाननी है, पढ़नी है। देखिए, हेडिंग डालिएगा, जैव विविधता को खतरे के खतरे। देखिए, आज जैव विविधता कई कारणों से संकट में है और संकट से गुजर भी रही है। वनों की कटाई आजकल लगातार हो रही है, जिससे जैव विविधता खतरे में है। जैसे खेती करने के लिए वनों की कटाई लोग करते हैं, सड़क बनाने के लिए जंगल जंगल की कटाई करते हैं, इमारत बनाने के लिए जंगल कटाई करते हैं, या रेल वगैरह जा रहा है उसके बीच से तो जंगल कटाई हो जाती है। ठीक है। दूसरी बात है औद्योगिकरण और शहरीकरण की वजह से, जैसे कारखाने बन रहे हैं, शहर बढ़ने से प्राकृतिक आवास को नष्ट करना पड़ता है। इसके अलावा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी की प्रदूषण जो होता है, मृदा प्रदूषण, इन सभी में जहरीले पदार्थ जो होते हैं वो शामिल हो जाते हैं। ठीक है। वनों की इससे क्या होता है कि इससे जैव विविधता वाले जो है कई कारणों से संकट में है। प्रदूषण की वजह से संकट में है जैव विविधता। इसके अलावा जैव विविधता को संकट किससे है? जलवायु परिवर्तन से, क्लाइमेट चेंज। लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वातावरण गर्म हो रहा है, तापमान बढ़ने से प्रजातियां अनुकूल नहीं हो पाती हैं और कुछ प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। ऐसे में जरूरी है तापमान को कंट्रोल करना। और जो खतरा है प्रजाति मतलब की प्रजातियों को या फिर जैव विविधता को खतरा किससे होता है? विदेशी आक्रामक प्रजातियां, जैसे कि जलकुंभी जो स्थानीय पौधों को खत्म करती है। जलकुंभी अपने यहाँ की पौधे नहीं है, जलकुंभी बाहरी पौधा, लेकिन वो आकर के जो वनस्पतियां हमारे यहाँ की हैं उनको खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। इसके अलावा अत्यधिक दोहन, मछली पकड़ना, अगर लगातार मछली आप पकड़ते हैं, शिकार करते हैं बिना सीमा के, तो कहीं ना कहीं पे आप बिना लिमिटेशन के अगर आप शिकार करते, खूब ज्यादा मछली मार लेते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि प्रजातियां जो है नष्ट हो जाएंगी और धीरे धीरे करके जो वातावरण का संतुलन है वो बिगड़ता जाएगा। मनुष्य भी खतरे में आ सकता है इससे। अगला आपका है संरक्षण के उपाय, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। कैसे संरक्षण किया जाए इसका, बायोडायवर्सिटी का? देखिए, स्थल आधारित संरक्षण किया जाए, इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू माने होता है स्थल आधारित संरक्षण। ठीक है। संरक्षण दो मुख्य तरीके होते हैं, एक इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू माने स्थल आधारित संरक्षण, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान कोई बनवा सकते हैं, नेशनल पार्क जिसको कहते हैं। जैसे जिम कार्बेट हो गया, कान्हा नेशनल पार्क है, काजीरंगा है, इन सभी नेशनल पार्क को बना करके आप जीवों की सुरक्षा कर सकते हैं, प्रजातियों को सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त प्राय हैं, जो नष्ट होने वाली हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था करके, ताकि उनका जो है प्रोडक्शन और बढ़े और वो और प्रजाति जो है बन सके। वन्य जीव अभ्यारण्य जैसे हैं आपका, जैसे कि जैसे गिर वन्य जीव अभ्यारण्य, रणथंभौर हो गया जो है राजस्थान का, ये सब ऐसे जो है जो कि वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि वनस्पतियों को बचाते हैं और जंगल को ठीक रखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, खास करके नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, सुंदरबन हो गया, नीलगिरी हो गया, इन सभी को रिजर्व कर दिया गया है, इन सभी में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ये सब चीजें व्यवस्थित कर दी गई, जिससे क्या होता है, जिससे हमारी जो मतलब की जो हमारी वो बची हुई है, इसी को इन सीटू संरक्षण कहते हैं। स्थल आधारित संरक्षण में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व आ जाते हैं। स्थल बहिर्गत संरक्षण जिसको आप कह सकते हैं दूसरा होता है, जिसको आप एक्स सीटू कहते हैं। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है बाबू? एक्स सीटू कंजर्वेशन की अगर बात की जाए तो जैसे बीज बैंक हो गया, दुर्लभ पौधों के बीज सुरक्षित रख लिए जाए, इसको एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है। वनस्पति उद्यान, यानी कि आप देख सकते हैं कि दुर्लभ पौधों की देखभाल की जाए। ठीक है। साथ ही साथ में प्राणी उद्यान यानी जू यानी चिड़ियाघर बना दिया जाए। लुप्त प्राय पशुओं की प्रजनन योजना करके, ताकि वो लोग जो है प्रजनन करके और भी प्रोडक्शन कर पाए और भी जानवरों को जन्म दे पाए, इसके लिए उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए और एक जू यानी चिड़ियाघर का निर्माण करना चाहिए, जिसको आप प्राणी उद्यान कहते हैं। ये सब आपका स्थल बहिर्गत संरक्षण होता है, जो उनके स्थल से हटा करके उनको इकट्ठा रखा जाए। और इन सीटू मतलब जहां पर वो रह रहे हैं उसी एरिया को रिजर्व कर दिया जाए, तो होता है इन सीटू, यानी कि उनके अंदर रहते हुए जहां पर वो रह रहे हैं उनकी सुरक्षा उसी में कर दी जाए। और एक्स सीटू माने होता है उनकी सुरक्षा बाहर से कर दी जाए, यानी उनको बाहर रख करके कहीं पर ऐसे सुरक्षित स्थान पर रख करके जहां पर मनुष्य का हस्तक्षेप कम ही हो। ठीक है।
आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका अंतरराष्ट्रीय पहल, इंटरनेशनल फोर्स भी किया गया इसको लेकर के, जैसे कि रियो शिखर सम्मेलन जो चलाया गया था ब्राजील में 1992 का समय था। रियो शिखर सम्मेलन इसी की वजह से आया था। उद्देश्य था जैव विविधता को बचाना, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ये जो है व्यवस्था की गई थी ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो। परिणाम निकला कि कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि CBD की स्थापना हो जाती है, जिससे तमाम प्रकार की चीजें होती हैं। रामसर संधि, रामसर आर्द्रभूमि 1971 में हुई थी ये। आर्द्रभूमि ने वेटलैंड की रक्षा के लिए, जो नम वाली भूमि है उनकी रक्षा के लिए, ऐसी भूमि जिनमें नमी है उनकी सुरक्षा के लिए रामसर संधि की गई थी। ये प्रश्न परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा था, ये कब हुई थी 1971 में, किसके लिए जरूरी है, आर्द्रभूमि के लिए जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा भारत में रामसर स्थल, चिल्का झील, केवला देव, लोकटक झील, ये सब झीलें जो है ये सब रामसर संधि के अंतर्गत ही आती। तो भारत में रामसर स्थल जो है, चिल्का झील, केवला देव और लोकटक झील है, ये सब ठीक है आपको दिखाई पड़ती है। इसके अलावा अगला है आपका, अगला जो उद्यान हमारे किए गए अगले काम CITES यानी कि जो लुप्त प्राय जंगली जानवर है और पौधे उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण किया जाए, ताकि उनको बेचा ना सके, दूसरे देशों में ना भेजा जा सके, उनके लिए सुरक्षा की जा सके। भारत की जो पहल की गई है इसके लिए, जैव विविधता अधिनियम आया 2002 में, जिससे जैव विविधता को संरक्षित किया गया। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण आया जिसका नाम है NBA, इससे भी मदद मिली। साथ ही प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथी को बचाने के लिए जो है प्रोजेक्ट योजना चलाई गई, जो है टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया एरिया को। ठीक है। तो इस तरीके से तमाम प्रकार के ऐसे प्रजाति जो लुप्त प्राय है उनको बचाने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं भारत सरकार भी चला रही है और विश्व स्तर पर भी चल रही है। अगला है सतत विकास और जैव विविधता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी की अगर बात की जाए, ये क्या है ऐसा, इसको समझने से पहले एक बात यहाँ पर ये जान लीजिए कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। 9161 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का पूरा PDF नोट्स मिलेगा आपका। एक देखिए आपको बता दो अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर में है आप लिख करके भेज दीजिए, गुरुजी हम थर्ड सेमेस्टर में है, हमारा नाम ये है, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और सब्जेक्ट्स ये है। ठीक है। जैसे आप इतना लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक QR कोड भेजेंगे स्कैनर, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। जैसे ही 100 रुपए फीस आप जमा करेंगे, आप ये फीस किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। आपके घर में कोई चलाता हो, आसपास कोई चलाता हो, तो आप उनसे ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करवा सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं। मात्र 100 रुपए फीस में आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे इस ग्रुप में, ठीक है, साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि PDF नोट्स मिलेंगे, यानी कि आपको सारे यूनिट्स के, सभी यूनिट्स के बेटा, खास करके आपका यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 8 तक के जो PDF नोट्स हैं वो सब आपको मिलेंगे विथ MCQs, यानी कि जो MCQs टाइप के क्वेश्चन होंगे उनके साथ मिलेगी। परीक्षा चाहे आपकी ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, सब कुछ आपको मिलेगा। और जो बच्चे DDU यूनिवर्सिटी में है और उनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है, उनको इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ना है, उनके लिए 4th सेमेस्टर में मैंने पढ़ा रखा है, तो वो भी नोट्स उनके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी और भी हमारे पेपर बनेगा। तो आपको ये निश्चिंत हो जाना, सब कुछ आपको पढ़ लेना, मात्र 100 रुपए फीस में मिलेगा। और केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपको सभी सब्जेक्ट, 3 मेजर, 1 माइनर, 1 को करिकुलर, इन 3-4 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए करवाई जा रही है। सभी बच्चों को जुड़ जाना चाहिए, इस ग्रुप में जुड़ जाइए। मात्र 100 रुपए फीस जमा करके आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर तुरंत SMS कीजिए, तुरंत जुड़ जाइए, देर ना कीजिए, चूंकि 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 रुपए में आपको कोई सीरीज, कोई किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी, सब कुछ आपको मिलेगा, सारा नोट्स मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लिखित क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए में। सभी विश्वविद्यालयों के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, MJ प्यारी बरेली रोहिलखंड, मासा कुमारी सहारनपुर, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बलरामपुर, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, DDU यूनिवर्सिटी के लिए अलग से व्यवस्था, जो आपका उसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। और इसके साथ ही साथ में हिंदी, मतलब कि आपका और भी सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका 14 से मेरठ हो गया, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर हो गया, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय शामिल है जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको मिल जाएगी। बिहार के विश्वविद्यालय जहां पर भी ये चीज शामिल है वो सब आपको मिल जाएगा। तो सतत विकास की अगर बात की, सतत विकास और जैव विविधता की अगर बात की जाए, सतत विकास से क्या होता है कि जैव विविधता को ध्यान में रख करके विकास किया जाता है। ऐसा विकास, सतत विकास का अर्थ है वर्तमान की जरूरतें पूरी करना पर भविष्य की पीढ़ियों को जरूरतों को नुकसान ना पहुंचाना, यानी कि हम पेट्रोल का उत्पादन करें लेकिन इतना ना कर ले जिससे आने वाली पीढ़ी को पेट्रोल ही ना मिले। ठीक है,
जैव विविधता संरक्षण सतत विकास का आधार रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं एक ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाता है। अगले चैप्टर में हमको यही पढ़ना, सतत विकास के बारे में ही पढ़ना है, पूरा विस्तार समझेंगे। उदाहरण के रूप में समझे जैसे कि इको टूरिज्म हो गया, जैविक खेती है, जल संरक्षण हो गया, ये सब सतत विकास के द्वारा ही संभव हो पाया है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जैव विविधता हमारी पृथ्वी की सुरक्षा कवच है। इसके बिना ना भोजन, ना दवा, ना स्वच्छ हवा पानी संभव है। जैव विविधता के बिना हम चीजों को नहीं प्राप्त कर सकते। सरकार, समाज और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि जंगल, नदियां और वन्य जीवों को बचाया जाए, सुरक्षित किया जाए, ताकि हमारी जो जीवन है वो और लंबी टिक सके। धरती पर पाई जाने वाली सभी जीवित प्रजातियों, उनके जीन, प्रजाति समूह और पारिस्थितिक तंत्र की पूरी विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। इसका संरक्षण मानव जीवन और पृथ्वी के भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने इस चैप्टर को समझा। अब आइए आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा। पहला प्रश्न बाबू, प्रश्न है जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी में कौन से स्तर शामिल होते हैं? केवल प्रजाति विविधता नहीं, इसमें प्रजाति, जीन, प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र की विविधता ये सब शामिल होती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसका विस्तार नीचे लिखा हुआ है। जैव विविधता का मतलब केवल प्रजातियों की संख्या नहीं, इसमें जीन स्तर की विविधता, प्रजातियों की विविधता, पारिस्थितिक तंत्र की विविधता शामिल होती है। यह पूरी पृथ्वी पर जीवन की विविधता और स्थायित्व को दर्शाता है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? तो भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। ठीक है, वो मैंने आपको बता ही दिया था कौन कौन से हो गए। ठीक है, जैसे कि प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र में आपका हिमालय हो गया, इंडो बर्मा हो गया, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सुंदरबन का जो डेल्टा वगैरह सब कुछ। ये क्षेत्र प्रजातियों की विविधता और विलुप्ति के खतरे के हिसाब से महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी विविधता जीवों की पाई जाती है, लेकिन वो कुछ विविधता कुछ चीजें खतरे में है, इसीलिए इसको हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन कौन एक्स सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण है? राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो इन सीटू है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी इन सीटू है, बीज बैंक और चिड़ियाघर जो होता है ये एक्स सीटू है। ठीक है, बायोस्फीयर भी इन सीटू है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आप सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बीज बैंक जो होता है बीजों को अलग रखा जाता है, चिड़ियाघर अलग बनाया जाता है। जहां पर जीव रह रहे हैं वहीं पर उनकी सुरक्षा की जाए उसको इन सीटू कहते हैं, और उससे बाहर की जाए तो उसको एक्स सीटू कहते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तो ये आपका ये हो गया। ठीक है, जैसे बीज बैंक, चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, ये सब आपके एक्स सीटू में आते हैं। चौथा प्रश्न आ चुका है, जो है प्रश्न है, रामसर कंजर्वेशन किसके लिए है? रामसर कंजर्वेशन आर्द्रभूमि वेटलैंड के संरक्षण के लिए की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात 1971 में की गई थी, रामसर जो है कंजर्वेशन। इसका उद्देश्य था विश्व के महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों को संरक्षित करना और उनका सतत उपयोग सुनिश्चित करना। भारत में चिल्का झील और लोकटक झील इसके उदाहरण हैं। पांचवा प्रश्न है, कौन सा इन सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण नहीं? देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो एक्स कि इन सीटू उदाहरण है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, वनस्पति उद्यान भी है, सॉरी वनस्पति उद्यान नहीं है, बायोस्फीयर भी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यही वाला नहीं, वनस्पति उद्यान नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, छठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, जैव विविधता का वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो जैव विविधता का वैश्विक स्तर पर सबसे जो जबरदस्त क्षेत्र है वो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होती है जहाँ पर बरसात हमेशा होती रहती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन गर्म और आर्द्र वातावरण के कारण से सबसे अधिक प्रजातियों का आवास है। यह जैव विविधता पर का स्तर अत्यधिक होता है। सातवां प्रश्न है, भारत का कौन सा क्षेत्र मैंग्रोव जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरबन का डेल्टा जो होता है वो जो है मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। यहाँ लुप्त प्राय और दुर्लभ प्रजाति जैसे बाघ और समुद्री जीव भी पाए जाते हैं। आठवां क्वेश्चन आ चुका है, CITES यानी सिटीज का उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन को रोकना, लुप्तप्राय जंगली जीव और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना, राष्ट्रीय उद्यान बनाना, जैविक खेती करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिटीज का मतलब होता है बेटा लुप्तप्राय जंगली जीव और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना। 1973 में लागू हुआ था यह सिस्टम। इसका लक्ष्य है खास करके
जो ऐसी प्रजाति जो लुप्तप्राय प्रजातियां उनके व्यापार पर रोक लगाई जाए और प्रजातियों के संरक्षण को सुनिश्चित किया जाए। 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में प्रजातियों की कुल संख्या कितनी अनुमानित की गई है? भारत में प्रजातियों की संख्या लगभग में 47,000 पौधों की बात हुई है और 96,000 जानवरों की बात यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है। भारत की विविध जलवायु और भौगोलिक विशेषताओं की वजह से यहाँ विश्व की कुल प्रजातियों का लगभग 7 से 8% प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। 10वां प्रश्न है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान किस आधार पर की जाती है? जैव विविधता हॉटस्पॉट की जो पहचान करी जाती है वो किस आधार पर करी जाती है? विलुप्त प्राय होने का खतरा और प्रजातियों की संख्या अधिक होना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इसी आधार पर हॉटस्पॉट क्षेत्र को घोषित करते हैं। ऐसा इलाका जहां पर क्या होता है बेटा, जहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा हो और विलुप्त होने का खतरा भी उनका बना रहे, उस एरिया को हॉटस्पॉट का एरिया कहते हैं, रक्त तप्त स्थल कहते हैं। 11वां प्रश्न है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी यानी एनबीए जिसको आप कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एनबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। भारत में कब स्थापित हुआ ये? भारत में इसकी स्थापना हुई थी 2000 ईस्वी में। ठीक है। एनबीए की स्थापना जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत भारत में की गई। इसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना, संरक्षण योजनाओं का नियमन करना, नीति निर्माण करना था। 2000 में आया, लेकिन 2002 में के मतलब कि इसमें नियम कायदे के तहत इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न 12 नंबर, इन सीटू कंजर्वेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? इन सीटू का सबसे बड़ा फायदा होता है कि जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है। उनको जहां पर वो रहते हैं वहीं पर उनको सुरक्षित रख लिया जाता है। उनको बाहर निकलने का कोई जो है नहीं व्यवस्था की जाती है, जबकि एक सीटू में बाहर निकलने की व्यवस्था होती है, बाहर उनकी सुरक्षा प्रदान की जाती है। प्रश्न अगला है, 13 नंबर की, जैव विविधता में जेनेटिक डाइवर्सिटी का क्या महत्व है? इसका महत्व है कि प्रजातियों की अनुकूलन क्षमता और जीवित रहने की संभावना इसकी बढ़ जाती है, जब जो है अनुवांशिकता भी उसमें आ जाती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 14 नंबर प्रश्न आ चुका है, प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है? पक्षियों का संरक्षण करना? नहीं। बाघ और उनके आवास का संरक्षण करना। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बाघ और उनके आवास का संरक्षण करना। प्रोजेक्ट टाइगर की बात की है तो इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। इसका लक्ष्य था भारत में बाघों की संख्या को बढ़ाना और उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना। ठीक है। चलिए, ये सब प्रश्न परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट है, आपके लिए तैयार किए गए हैं। अगला प्रश्न है, एक्स-C2 कंजर्वेशन के अंतर्गत कौन सी गतिविधि आती है? एक्स-C2 कंजर्वेशन के अंतर्गत जो स्थिति आती है बेटा, वो कौन सी आती है? वो आती है आपकी, कौन सी स्थिति आती है? सीड बैंक्स एंड बायो मतलब की बोटानिकल जो गार्डन्स होते हैं वो सब। ठीक है, ध्यान रखिए इन चीजों को। तो इस तरीके से आपने चीजों को पढ़ा। क्लियर। अब आगे हम बढ़ेंगे, जो हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगला चैप्टर जल्द ही आपके समक्ष आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर में सतत विकास के बारे में, इकाई नंबर 2 का ये दूसरा या लास्ट चैप्टर होगा, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगला चैप्टर आपका जल्द ही मिलेगा। ठीक है। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है। हमारे कोर्स से भी आप ज्वाइन हो जाइए। 100 रुपए का कोर्स लॉन्च किया गया है। 100 रुपए के कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, मैंने आपको बता ही दिया था, अभी जस्ट बताया होगा। ये सब चीजें मिलेंगी, इसका सबका यानी सभी यूनिट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सभी यूनिट का। 91 61 93 60 62 पर एसएमएस कर दीजिएगा। जिन बच्चों को जुड़ना है जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपए फीस में आपको मिलेगा कोर्स। ठीक है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख दीजिएगा। जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं मात्र 3rd सेमेस्टर के लिए। यूट्यूब पर वीडियोस तो आप देख ही रहे होंगे कुछ मात्रा में, मान लेते कुछ वीडियो अगर लिस्टेड होगी तो भी आपको ग्रुप में मिल जाएंगी सब कुछ वीडियो, पूरी वीडियो स्कैनर भेजेंगे जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा करना होगा। जैसे ही आप एसएमएस करेंगे आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर दी है। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ठीक है। साथ ही साथ में पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा। जैसे कि आपका सब्जेक्ट, जैसे आपका जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, हिस्ट्री, जो भी ये सब्जेक्ट होगा उन सभी की जानकारी मिलेगी। और साथ ही साथ में सभी सब्जेक्ट का यानी कि इकाई संख्या 1 से लेकर इकाई संख्या 8 तक की पीडीएफ आपको विथ एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ उनका आंसर भी जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। तैयारी चल रही, जल्दी नोट तैयार हो रहा, सब कुछ आपको मिलने वाला है। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी, ये बात आप ध्यान रखिए। 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। जिन बच्चों को जुड़ना जुड़ जाइएगा। सभी विश्वविद्यालय, यूपी के, एमपी के सभी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण है। और ध्यान रखेंगे ये लेक्चर जो है आपका इंपॉर्टेंट है, किसके लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है? आपके लिए, खास करके
जो बच्चे इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ते हैं या फिर जो बच्चे को करिकुलर में का पढ़ना होता है थर्ड सेमेस्टर में, अगर जिनका ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज है, उन बच्चों के लिए भी ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और इस चैनल से हमारे ज्वाइन हो जाएं, बिल्कुल एसएमएस कीजिएगा और ज्वाइन हो जाए हमारे चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का मिलेगा 100 रुपये फीस। ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, कभी भी जमा करवा सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको कोर्स लेना हो तुरंत एसएमएस कीजिए, देर ना कीजिए, क्योंकि क्लासेस हो रही हैं और मॉडल पेपर की शुरुआत होने वाली है। एक मॉडल पेपर मैं दे भी चुका हूँ, क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया हूँ, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।